हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर जो है नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमारा जो पिछला चैप्टर था वो आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था। इसमें हमने ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स के बारे में बात की थी। तो बेसिकली जो आपका रे ऑप्टिक्स होता है उसमें हम रे को एक स्ट्रेट लाइन में चलते हुए मानते हैं, यानी जो आपकी लाइट रेज है, प्रकाश की किरणें हैं, वो एक सीधे पथ पे चल रही है, ये हम मानते हैं। अगर हम वेव की बात करें, वेव ऑप्टिक्स की बात करें, तो इसमें हम जो हमारी लाइट रेज है उनको हम ये मानते हैं कि उनका वेव नेचर भी होता है। कैसा नेचर होता है? वेव नेचर, यानी तरंग जो होता है, तरंग भी होती है, उसका जो नेचर होता है वो तरंग वाला भी होता है। तो जो वेव ऑप्टिक्स है ये बेसिकली एक फिजिकल ऑप्टिक्स होती है, जिसमें हम पोलराइजेशन हो गया, आपका डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, इस तरीके की जो फिनोमेनास है, परिघटना है, इन्हें हम पढ़ते हैं। और इसमें हम रे ऑप्टिक्स की तरह ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स जो होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो बेसिकली जो आपका वेव ऑप्टिक्स होता है, वेव ऑप्टिक्स also called physical optics deals with the study of various phenomena such as polarization, diffraction, interference, and other occurrence where ray approximation of geometric optics cannot be done. वेव ऑप्टिक्स, जिसे भौतिक प्रकाश की भी कहते हैं, विभिन्न घटनाओं जैसे ध्रुवीकरण, विवर्तन, हस्तक्षेप और अन्य घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है। Thus, the section of optics that deals with the behavior of light and its wave characteristic is said to be wave optics. यानी इस प्रकार प्रकाशिकी का वह खंड जो प्रकाश के व्यवहार और उसकी तरंग विशेषताओं के से संबंधित है, उसे हम तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। यानी जो आपका वेव ऑप्टिक्स है, इसमें हम बेसिकली बात करते हैं वेव नेचर की, यानी जो आपकी तरंगे हैं, जो आपकी क्या है, लाइट रेज है, उनके वेव नेचर यानी तरंग जो है, तरंग की विशेषताएं उनमें है, इस बात को हम पढ़ते हैं, इस बात के बारे में हम समझते हैं। तो ये आपका वेव ऑप्टिक्स होता है। अब हम बात करते हैं वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र की। तो अगर हम वेव फ्रंट की बात करें तो बेसिकली जो आपकी वेव्स है, आप जानते हैं जो आपकी लाइट रेस है वो एक वेव की फॉर्म में हम इसमें कंसीडर करते हैं कि जो प्रकाश है वो वेव की फॉर्म में चल रहा है। तो बेसिकली अगर हम वेव फ्रंट की बात करें तो वेव फ्रंट क्या होता है, हम ये मानते हैं कि जो हमारी लाइट रेस है वो पार्टिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जो पार्टिकल, जिस पार्टिकल से जो आपकी रेस है या जो आपकी लाइट है वो पास हो रही है, उसका जो कॉन्टिन्यूअस लोकस यानी कॉन्टिन्यूअस पाथ जो होता है, ठीक है, जो कि एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहा है, एक ही फेज में कंपित हो रहा है, ऐसे जो पाथ है उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। यानी अ सरफेस ऑन विच द वेव डिस्टर्बेंस इज इन सेम फेज एट ऑल पॉइंट इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। यानी ऐसा सरफेस जिसमें जो वेव डिस्टर्बेंस, जो तरंग की जो डिस्टर्बेंस है वो एक ही फेज में है, ठीक है, एक ही किसमें है, फेज में है, उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। यानी माध्यम का एक ऐसा पथ जिस पर माध्यम के कण समान कला में कंपित करते हैं, इस बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी सरफेस जिसपे क्या होता है, आपका जो वेव डिस्टर्बेंस है वो एक ही फेज में है, उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। प्रकाश संरचना की दिशा हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। यानी जो आपकी प्रकाश संरचना है, जो आपकी लाइट रेज है, ठीक है,
उसकी जो दिशा होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, वो हमेशा आपके वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। अगर हम वेव फ्रंट का एग्जाम्पल देखें तो आप वेव फ्रंट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब हम किसी पानी में या किसी तालाब के किनारे बैठे हैं, ठीक है, और आप क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं तालाब, ठीक है, आप यहाँ पे तालाब पे के किनारे बैठे हैं और हम क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं तालाब में। तो आपने देखा होगा जब तालाब में पत्थर फेंका जाता है तो जो रेज आते, जो उससे क्या होती है, वेव्स बनती हैं, वो कुछ इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है। तो अगर हम बात करें, ये वेव्स कुछ इस तरीके से चलती है, तो ये क्या होता है, इसका यानी जो वेव्स है उसका वेव फ्रंट है। यानी जो रिपल ऑफ वाटर है, ठीक है, जो पानी की वेव है, वो भी एक एग्जाम्पल है आपका वेव फ्रंट का। ये इस तरीके से आपकी जो वेव्स है या जो लाइट की वेव्स है वो ट्रैवल करती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की, यानी तरंगाग्रह के प्रकारों की हम बात करते हैं। तो बेसिकली जो आपका तरंगाग्रह होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मली हम 3 प्रकार के ही तरंगाग्रह पढ़ते हैं, और ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, उसके सोर्स में। यानी जो आपका तरंगाग्रह है या तरंग है, उसका सोर्स क्या है, उस पे ही वेव फ्रंट यानी तरंगाग्रह डिपेंड करता है। तो पहला, अगर हम ये माने कि आपका जो सोर्स है, जो आपका सोर्स है वो एक पॉइंट सोर्स, क्या है, वो एक पॉइंट सोर्स है। तो जब भी, जैसे कि हमने पानी का एग्जाम्पल देखा, पानी में हमने पत्थर फेंका तो सोर्स क्या था, पत्थर था, तो पत्थर के पड़ने की वजह से वहां पे वेव प्रोड्यूस हुई। उसी तरीके से इसमें आप, अगर हम बात करें, जब एक पॉइंट सोर्स होता है किसी भी वेव फ्रंट का, तो उस जो उससे वेव फ्रंट जो आपको दिखती है वो आपकी किस फॉर्म में होती है, आपकी स्फेरिकल यानी गोलीय फॉर्म में होती है, स्फेरिकल फॉर्म में होती है। हम स्फेरिकल फॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम वेव्स फ्लो करती हैं या वेव ट्रैवल करती है तो वो 3D में करती है, किस में करती है, 3 डायमेंशन में वो ट्रैवल करती है। इस कारण जो वेव फ्रंट है, जो कि एक पॉइंट सोर्स बनाता है, वो आपका स्फेरिकल शेप में होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, सोर्स है। तो यहाँ से क्या हुई, वेव फ्रंट जो है, वेव्स ट्रैवल करना शुरू की। तो जो वेव फ्रंट इस सोर्स की वजह से उत्पन्न होगा वो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट या फिर गोलीय तरंगाग्र होगा। This type of wave front is produced by point source object, or we can say we observe that this type of wave front by a point source। यानी इस तरीके का जो वेव फ्रंट है, जो तरंगाग्र है, वो आपका एक बिंदु स्रोत के माध्यम से उत्पन्न होता है। As the name denotes, these wave fronts are spherical in shape। जैसे कि हम नाम से जान सकते हैं, जो आपके ये वेव फ्रंट होते हैं ये स्फेरिकल यानी गोलीय होते हैं। An illustration for this type of wave front is as follow। तो ये आपका क्या है, इसका आपका illustration। गोलीय तरंगाग्र यदि प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत के रूप में हो तो उससे उत्पन्न तरंगाग्रह को गोलीय तरंगाग्रह कहते हैं। इनकी जो दिशा है वो लगातार बढ़ती रहती है। तो ये आपका क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, जो कि किसकी वजह से होता है, आपका एक पॉइंट सोर्स या बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न होता है। अब हम जो अगले तरीके का वेव फ्रंट या तरंगाग्र के बारे में पढ़ेंगे वो आपका है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो बेसिकली जब किसी स्लिट के फॉर्म में जो है आपका सोर्स होता, यानी जो आपका स्रोत है, लाइट का जो सोर्स है वो एक स्लिट की फॉर्म में है, तो उससे जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है, उससे जो तरंगाग्र उत्पन्न होता है, उसको हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं, यानी बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं।
बेसिकली इसमें जो आपका सोर्स होता है वो आपकी स्लिट की फॉर्म में होता है, एक लंबा लीनियर जो होता है सोर्स होता है, और इससे क्या होता है, वेव प्रोड्यूस होती है, तरंगे उत्पन्न होती है, और वो एक सिलेंड्रिकल की फॉर्म में आगे बढ़ती है. दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन source of light is linear in shape, and hence when the light waves travel in all possible direction it makes a cylindrical shape. यानी जो इस केस में वेव फ्रंट का जो सोर्स होता है वो एक लीनियर, एक सीधी लाइन की फॉर्म में होता है, और जब लाइट वेव इससे ट्रैवल करती है, इससे बाहर निकलती है, तो ये एक सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार के जो आपका शेप होता है आकार में ये बाहर निकलती है. एंड हेंस दिस इज द रीजन दैट दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज नोन एज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. तो यही कारण है इसको हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं. यदि प्रकाश स्रोत रेखिक स्रोत के रूप में होता है तो इससे उत्पन्न तरंगाग्र का आकार बेलनाकार होता है, इसे हम बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्लेन वेव फ्रंट. तो बेसिकली जब आपका लाइट का सोर्स, ठीक है, जो आपका क्या है, लाइट का सोर्स है या फिर प्रकाश का स्रोत है, वो बहुत ही ज्यादा दूरी पे है, यानी इन्फिनिटी या अनंत पे रखा गया है सोर्स, तो उससे जो वेव फ्रंट उत्पन्न होता है, उससे जो वेव फ्रंट उत्पन्न होता है वो आपका प्लेन वेव फ्रंट या समतल तरंगाग्र उससे उत्पन्न होता है. तो this type of wavefront is formed when we observe the light rays coming from a very distant object. We can assume that the source of light is at infinity as it is very far away from the observed, and hence when we observe the rays we observe a little area of it which is seemed to be like a 2D plane, and hence this is known as plane wavefront. यानी क्या हो रहा है कि एक सोर्स है, जैसे कि आपका कोई एक सोर्स है जो कि बहुत दूरी पे, ठीक है, बहुत दूरी पे. सपोज आपका कोई पॉइंट सोर्स है या कोई स्फेरिकल आपका जो आपका पॉइंट सोर्स है, या फिर कोई आपका लीनियर पॉइंट सोर्स भी आप ले सकते हो. तो जब इससे वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जब इससे वेव्स प्रोड्यूस होंगी, इसके पास तो ये स्फेरिकल फॉर्म में है, कैसा है, गोलीय आकार में है, लेकिन जैसे जैसे इससे बहुत दूर चली जाएंगी तो आपको आपका जो ये वेव फ्रंट का जो हिस्सा है, जिस वेव फ्रंट में ये क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा. तो जब वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमें उसका एक छोटा सा हिस्सा, जैसे ये यहाँ पे पहुंच गई, बहुत बड़ा हो गया इसका वेव फ्रंट, जैसे ये पॉइंट सोर्स है आपका, और इससे बहुत दूरी पे इस तरीके से वेव फ्रंट इसका बन रहा है. तो जब हम इस पॉइंट सोर्स, जो ये आपका पॉइंट सोर्स है, ये बहुत ही ज्यादा दूरी पे है, इन्फिनिटी पे है, अनंत पे है, तो हमें इसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाई, क्या दिखाई देगा, छोटा सा हिस्सा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. और ये छोटा सा हिस्सा जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमें प्लेन की फॉर्म में या समतल की फॉर्म में आपको दिखाई दे. इसलिए जो आपका इन्फिनिटी पे कोई सोर्स है उसके द्वारा जो बनाया गया वेव फ्रंट होता है वो हम समतल या प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं. इसी तरीके से अगर हम लीनियर सोर्स की बात करें जो कि हमारा बहुत दूरी पे है या इन्फिनिटी पे है या अनंत पे है, लीनियर सोर्स है इस तरीके से जो कि अनंत पे है, और इसके द्वारा जो बनाया जाएगा आपका वेव फ्रंट वो कुछ इस तरीके से होगा. और हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत दूरी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये हमारा जो सोर्स है वो आपका कहाँ पे है, इन्फिनिटी या अनंत पे. तो जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देगा जो हमें प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में दिखाई दे. इसलिए जब भी कोई लाइट सोर्स अनंत या इन्फिनिटी पे होता है उससे जो वेव फ्रंट बनता है वो आपका समतल या फिर प्लेन वेव फ्रंट बनता है. यानी
This type of wavefront is formed when we observe the light coming from a very distant object. ठीक है, we can assume that the source of light is at infinity. यानी इस तरीके का जो वेवफ्रंट होता है वो बनता है उस लाइट से जो कि बहुत दूरी से आ रही है, जैसे कि हम इन्फिनिटी समझ सकते हैं. As it is very far away from the observer, hence when we observe the ray, we observe a little area of it. यानी क्योंकि जो लाइट सोर्स है वो बहुत ही ज्यादा दूरी पे है, इस कारण क्या होता है, जो हम वेवफ्रंट ऑब्जर्व करेंगे वो हम एक छोटा सा एरिया का ही वेवफ्रंट ऑब्जर्व करेंगे, जो कि विच सीम्स लाइक अ 2D, जो हमें 2D की फॉर्म में दिखाई देगा, ऐसे लगेगा जिसके सिर्फ 2 ही डायमेंशन है. एंड हेंस दिस इज नोन एज प्लेन वेवफ्रंट. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, समतल तरंगाग्र या प्लेन वेवफ्रंट कहते हैं. समतल तरंगाग्र यदि गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र के एक भाग को स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर देखें तो प्रकाश किरणें सीधे आती हुई दिखाई देती है. इस प्रकाश के तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं. तो इसमें यह कहा गया है कि जब भी हम गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र होता है, स्फेरिकल या फिर आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, वो जब किसी बहुत ही दूर रखे हुए सोर्स से आ रहा होता है तो वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक 2D फिगर आपको दिखाई देती है. और इस तरीके की जो तरंगाग्र होता है उसको हम समतल तरंगाग्र यानी प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं. तो आपने इन तीनों चीज में यानी ये तीनों जो हमने वेव फ्रंट पढ़े, आपने इसमें एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जो आपकी लाइट की रेज हैं, जो प्रकाश की किरणें हैं, वो आपकी परपेंडिकुलर है आपके किससे, आपके वेव फ्रंट से. तीनों केसेस में आप यही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपकी वेव फ्रंट है और जो लाइट रेज है, प्रकाश की किरणें हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत. अब हमने बात करी किसकी, स्फेरिकल वेव फ्रंट की हम बात कर रहे थे. ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात कर रहे थे और हम ये देख रहे हैं कि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट से जो भी आपकी वेव्स उत्पन्न होंगी वो कुछ इस तरीके से जाएंगी. ठीक है, तो जब भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट में जब भी कोई भी तरंग जाती है, ठीक है, आप देख सकते हैं एक सोर्स से निकल रही है और वो स्फेरिकल फॉर्म में जा रही है और वो आगे बढ़ रही है, वो फैल रही है. तो इस तरीके के वेव फ्रंट को हम क्या कहते हैं, जब बाहर की तरफ आपकी वेव जा रही है, इसको हम डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं. डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट हम कहते हैं. अब अगर जो है कई बार ऐसा केस भी हो सकता है कि जो आपकी वेव्स हैं वो बाहर ना जाके अंदर की तरफ आपको आती हुई दिखाई दे रही होंगी, इस तरीके से बाहर नहीं जा रही बल्कि अंदर आ रही है. तो इस तरीके की जो वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, उसको हम कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं. जैसे आपका कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग मिरर होता है, उसी तरीके से आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, वो भी आपका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है. तो ये आपका कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ आपको इस तरीके से दिखाई. अब हम चलते हैं हाइगन प्रिंसिपल की तरफ. हाइगन के प्रिंसिपल की तरफ हम चलते हैं और हाइगन का प्रिंसिपल समझते हैं. तो बेसिकली हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि आपके पास एक सोर्स है, ठीक है, जो कि आपका पॉइंट की फॉर्म में है या लीनियर फॉर्म में है, जिससे आपका वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहा है यानी तरंगाग्र उत्पन्न हो रहा है. अब जो आपका हाइगन का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हर एक पॉइंट से आपका क्या होता है, वेव फ्रंट उत्पन्न होता है. ठीक है, वेव फ्रंट उत्पन्न होता है. तो जो हर एक पॉइंट है जिससे आपका वेव फ्रंट उत्पन्न होता है
उस वेव फ्रंट से आपकी सेकेंडरी वेव्स भी या सेकेंडरी डिस्टर्बेंस भी उत्पन्न होती। और जब आप जो सेकेंडरी वेव फ्रंट उत्पन्न हो रहा है वो भी आपकी स्फेरिकल फॉर्म में, अगर हम किसी स्फेरिकल फॉर्म में लें, जैसे कि अभी हम देख रहे थे, इस तरीके से आपकी क्या हो रही है, वेव उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इससे आपकी, जैसे ये आपकी प्राइमरी है वेव, इससे आपकी दूसरी वेव उत्पन्न हो रही है, फिर तीसरी, और हर एक पार्टिकल जो यहाँ पे मूव हो रहा है इनसे भी एक वेव इस तरीके से उत्पन्न हो रही है, कुछ इस तरीके से हर एक पॉइंट पे। तो जब भी आप इस जो आपकी ये वेव फ्रंट इससे उत्पन्न हो रहा है, इनको जब इसको इसके जो ये सर्कल्स है इन्हें टेंजेंशियली इस तरीके से जोड़ो तो आपको क्या दिखेगा, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस आपको ऑब्जर्व हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। यानी इस पॉइंट से आपके क्या हुआ, एक वेव फ्रंट उत्पन्न हुआ, उस पॉइंट में, ठीक है, जो आपका ये पॉइंट है, इस सोर्स से आपका क्या हुआ, सेकेंडरी वेव फ्रंट उत्पन्न हुआ। उस हर एक पॉइंट से, उस सेकेंडरी वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से अलग अलग आपकी डिस्टर्बेंस उत्पन्न होंगी, जो कि आपके स्फेरिकल फॉर्म में होंगी। अब जो ये डिस्टर्बेंस है, ठीक है, इनका अगर आप टेंजेंशियल इसका टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपको एक सर्कुलर फॉर्म मिलता है, जो कि इससे उत्पन्न जो दूसरी वेव फ्रंट है उसका आपको पाथ दिखाई। And the wavelet emanating from these points spread out in all directions with the speed of waves. These wavelets emanating from the wave front are usually referred to as secondary wavelets, and if we draw a common tangent to all these spheres, we obtain new position of wave front at a later time. हाइगन के सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक विद्युत विक्षोभ का स्रोत है और इन बिंदुओं से उत्पन्न होने वाली तरंगिकाएं तरंग की गति से सभी दिशाओं में फैलती है। तरंगाग्र से निर्गमन होने वाली इन तरंगिकाओं को प्रायः द्वितीयक तरंगिकाओं के नाम से जाना जाता है, और यदि हम इन सभी गोलों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्शक पृष्ठ खींचे तो हमें किसी बाद के समय पर तरंगाग्र की नई स्थिति प्राप्त होती है। यानी जैसे कि आपका ये कोई पॉइंट सोर्स है, कॉमन सेंटर है, इससे क्या हो रहा है, वेव फ्रंट उत्पन्न हो रहा है। आपका वेव फ्रंट यहाँ पे उत्पन्न हुआ, ठीक है। हर एक पॉइंट से, हर एक पॉइंट जो है इस वेव फ्रंट पे, उससे दूसरा वेव फ्रंट उत्पन्न होगा, जो कि आपका इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में हो, क्योंकि हम ये मान रहे हैं, आप इसको हम हर एक पॉइंट को ले रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि जो आपका पॉइंट सोर्स होता है उससे आपकी एक सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में या आप स्फेरिकल फॉर्म में बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ पे 3D की बात करें तो स्फेरिकल फॉर्म में क्या होता है, आपके वेव फ्रंट उत्पन्न होते हैं। एक आपका कॉमन सेंटर है जहां से आपका एक स्फेरिकल वेव फ्रंट उत्पन्न हो रहा है, उस स्फेरिकल वेव फ्रंट से जो आपकी सेकेंडरी जो आपकी वेवलेट आई है उससे क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट से एक स्फेरिकल वेवलेट उत्पन्न हो रहा है। अब आप इसको टेंजेंशियली अगर ड्रॉ करें या जोड़े तो आपको ये जो पॉइंट जो आप जोड़ेंगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा या स्फेयर की फॉर्म में ये मिलेगा, और वो आपको क्या दिखाएगा, नेक्स्ट जो आगे टाइम में जो आपके वेवलेट है उसकी क्या पोजीशन होगी वो आपको दिखाए, जो कि आपको एक एनवेलप के फॉर्म में दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर हम लीनियर वेवलेट जो आपका वेव फ्रंट होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है, उसकी अगर हम बात करें जो कि आपके लीनियर सोर्स से उत्पन्न होता है, तो इसी तरीके से जब आपकी एक सेकेंडरी वेवलेट उससे उत्पन्न होगी जो कि आपकी कैसी होगी, प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में होगी, तो हर एक पॉइंट से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, एक
स्फेरिकल वेव फ्रंट उत्पन्न होगा जब आप इन सारे सर्कल्स को, इन सारे जो आपके स्फीयर्स, ठीक है, सर्कल्स नहीं, ये जो आपके स्फीयर्स, इनको अगर आप ज्वाइन करते हो, तो आपको एक सीधी लाइन मिलेगी जो कि कुछ समय बाद इस वेव की पोजीशन या स्थिति को डिस्क्राइब करेगी। तो इस तरीके से जो है ये आपका हाइगन का प्रिंसिपल है। हाइगन का प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है कि जब एक कॉमन सोर्स से या कोई आपका सेंटर है उससे एक वेव, सेकेंडरी वेवलेट निकल रही है, तो उसके हर एक पॉइंट से, उस वेव जो आपके वेव फ्रंट है उसके हर एक पॉइंट से, स्फेरिकल वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से आपके जो है नई वेव फ्रंट निकलेंगी, और आप उन वेव फ्रंट को, उन स्फेरिकल वेव फ्रंट के टेंजेंट्स को अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको उस वेव की नेक्स्ट पोजीशन या कुछ टाइम बाद उसकी क्या पोजीशन होगी वो आपको मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम प्लेन वेव फ्रंट की बात करें तो जो प्लेन वेव फ्रंट होता है उसकी जो वेवलेट है, ठीक है, उसके हर एक पॉइंट से नेक्स्ट जो वेव फ्रंट है वो बनेगा जो कि स्फेरिकल होगा। अगर आप उस पे टेंजेंट जो ड्रॉ करते हो तो आपको उस प्लेन जो आपका वेव फ्रंट है उसकी नेक्स्ट पोजीशन का आपको पता चलेगा जो कि आपके कुछ टाइम बाद हो। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन जो होता है उसकी बात करते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास, हम यहाँ बात कर रहे हैं वेव थ्योरी की, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहाँ इस केस में, हम कभी भी लाइट को एक रे की फॉर्म में नहीं बल्कि एक वेव की फॉर्म में, तरंग की फॉर्म में हम लेंगे। तो एक जो है तरंग आपकी आ रही है, ठीक है, तरंग आ रही है आपकी, लाइट की जो है तरंग आ रही है, जो कि आपकी ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, जो कि आपकी मिरर M1 M2 पे क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है। तो जो आपका ये वेव है वो आपकी ए बी है, जो आई और आपके ए पॉइंट पे, जो आपकी इसकी ए रे है वो यहाँ पे ए पॉइंट पे स्ट्राइक होगी, क्या हुई, स्ट्राइक हुई, यानी यहाँ पे लगी। अब आप जानते हैं ये मिरर है, तो जो ये जो वेव है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी। ये रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होके ये इस तरीके से यहाँ पे बी डैश पोजीशन तक पहुंच गए। अब हम बात करते हैं बी की, जो आपकी ये बी वेव का जो बी पार्ट है वो आ रहा है, वो आया, उसने ट्रैवल किया और वो ए डैश पॉइंट पे टकराया और वहां से रिफ्लेक्ट। अब जो आपका ये ए डैश है, यानी बी से लेके जो आपकी ए डैश जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये बराबर होगी आपकी ए से बी डैश तक। आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे और इसको यहाँ पे ए डैश को मेजर करके यहाँ पे मार्क कर, क्योंकि आप देख सकते हैं मीडियम सेम है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट सेम है, आपके स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, सेम मीडियम है, तो यानी कि जो डिस्टेंस बी ए डैश कवर करेगी, ठीक है, बी ए डैश कवर करेगी उतना ही डिस्टेंस ए बी डैश कवर करेगी, यानी ये दोनों क्या है, डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि जो आपका बी ए डैश है उसकी स्पीड कितनी है, सी, स्पीड ऑफ लाइट, और कितना टाइम लगा, टी। अब इतना ही इस पार्ट को, यानी जो आपका ए पार्ट है उसे बी डैश पोजीशन में जाने में लगा, यानी आपका ए बी डैश हो जाएगा सी इंटू टी, टाइम दोनों का बराबर है, यानी दोनों की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। अब आप ये देख सकते हो कि ये वाली जो रे है, जो आपकी ए पार्ट है, जो लाइट की जो ये रे है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई पॉइंट ए से, और जो दूसरी रे है ए डैश वो रिफ्लेक्ट हुई, बी है जो है ए डैश पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुई,
ठीक है। अब दोनों ने डिस्टेंस बराबर तय की। अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव कर रहे हैं। तो हमारे पास बी ए डैश और ए बी डैश की वैल्यू आ गई जो कि बराबर है। अब हम किसकी बात करें, वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं। तो वेव फ्रंट जो है वो आपका क्या है, ए बी है। वो स्ट्राइक हो रहा है आपके इस मिरर पे, इस दर्पण पे। तो जैसे कि हम जानते हैं, जब भी किसी मिरर पे रे ऑफ लाइट इस तरीके से पड़ती है तो आपका ये नॉर्मल के साथ एंगल आई यानी इंसिडेंट एंगल यानी अपतित कोण बनाती है। इसी तरीके से अगर हम वेव फ्रंट की बात करें तो वेव फ्रंट आ रहा है ए बी डैश और वो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे स्ट्राइक हो गया आपके मिरर पे। तो इससे जो मिरर के बीच में जो कोण बनेगा वो आपका आई होगा यानी इंसिडेंट एंगल होगा आपके वेव फ्रंट का। अब क्या हुआ, फिर आपका ये क्या हुआ, ए पार्ट हो गया रिफ्लेक्ट, फिर आपका धीरे धीरे करके आपका जो लास्ट बी पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हुआ आपके ए डैश पे। तो जो कंप्लीट रिफ्लेक्शन है इस वेव फ्रंट का वो आपका ए डैश बी डैश है। तो इसमें जो इस वेव फ्रंट का जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो आपका ये होगा जो कि आपका बी ए डैश बी डैश, ठीक है, बी ए डैश पी ए डैश बी डैश है। तो ये क्या हो गया आपका इंसिडेंट एंगल वेव फ्रंट का, दूसरा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल वेव फ्रंट। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो आपका एंगल आई है वो आपके एंगल आर के बराबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम दो ट्राइंगल लेंगे जो कि आपके कौन कौन से हैं। आपके जो ट्राइंगल है ए डैश बी और दूसरा आपका जो ट्राइंगल है वो आपका है बी डैश ए डैश। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल ए डैश बी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे आपका बी डैश ए। अब हम ये जानते हैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के लिए या तो तीनों साइड आपकी बराबर होनी चाहिए, या आपकी दो एंगल एक साइड बराबर होनी चाहिए, या फिर आपकी दो साइड एक एंगल बराबर होना चाहिए। तो इस केस में अभी हमने बी ए डैश और ए बी डैश को बराबर प्रूफ कर दिया। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका ए डैश है वो सेम है, कॉमन है दोनों में, तो ये भी आपका बराबर होगा। अब हम बात करते हैं एंगल की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ए बी ए डैश जो है, ठीक है, और जो आपका एंगल ए बी डैश ए बी ए डैश और ए डैश ए बी डैश ए, ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो आपका क्या होगा, ये दोनों आपके एंगल भी बराबर हो गए, यानी इस ट्राइंगल में आपका क्या आ गया, आपका क्या क्या आया है, आपका ये आया है कि जो आपका बी ए डैश है वो बराबर है आपका ए बी डैश के। क्यों है, क्योंकि दोनों की वैल्यू C × T है, दोनों बराबर है। दूसरा हमारा क्या है, एंगल बी बराबर आपके एंगल बी के है, यानी जो आपका एंगल कौन सा है ए बी ए डैश, और जो दूसरा एंगल है आपका ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, दोनों बराबर है, कितना है, दोनों आपका 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के। अब जो आपका नेक्स्ट है ए डैश, दोनों के लिए कॉमन है, तो ए डैश बराबर आपके ए डैश के बराबर हो गया, जो कि दोनों क्या है
कॉमन है, ठीक है, क्या है, कॉमन है। अब इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ट्राइंगल ए डैश बी है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी डैश ए के। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपका जो एंगल बी ए डैश और बी डैश ए है, यानी एंगल आई और एंगल आर भी आपके बराबर होंगे। जैसे कि आप मैथ्स में पढ़ते हैं सीपीसीटी से, उसी तरीके से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी इसका मतलब एंगल बी ए डैश आपका बराबर हो गया एंगल बी डैश ए के, यानी आपका एंगल आई बराबर हो गया एंगल आर के। ठीक, तो ये आप जानते हैं, ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, क्या है ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। तो हम ये मानते हैं जो आपका ये वेव फ्रंट है ए बी और ए डैश बी डैश, ठीक है, हमने इसे एक सिंगल लाइन की फॉर्म में ले लिया। आपकी जो ये लाइन है, हमने ये डी लाइन ली है, डीपी और डीपी डैश। तो हम ये मान लेते हैं ये क्या है आपकी, इन दोनों वेव फ्रंट को हम एक सिंगल लाइन की फॉर्म में मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका जो इंसिडेंट है वेव फ्रंट, उसका जो पाथ है, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है उसका जो पाथ है, और जो नॉर्मल है यानी लंबवत है, तीनों आपको एक ही प्लेन पे लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीनों कहाँ है, एक ही सतह पर है, एक ही प्लेन पे। यानी इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी वेरीफाई करता है। इट वेरीफाइज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये परावर्तन के दूसरे नियम को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से जो आपका रिफ्लेक्शन है वेव थ्योरी में, इससे आपके दोनों जो लॉज है रिफ्लेक्शन के वो सेटिस्फाई हो गए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो हमने आज वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। वेव ऑप्टिक्स क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने हाइगन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे जो हमने वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग जो हमने रिफ्लेक्शन देखा, उसका डेरिवेशन देखा, और आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के जो नियम हैं उन्हें हमने वेरीफाई कराए। तो हमने जिस तरीके से वो किया है आपको वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, जो आपके आज टॉपिक पढ़ाए गए हैं इनको रिवाइज करना है, रिवाइज करके आना है, और जो हमने डेरिवेशन किया उसे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।